ये कुछ एक अंतिम क्लासेस हैं HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए बड़े ध्यान से इन वीडियोस को देखना। ये वीडियोस जो होंगे जनरली लंबे होंगे एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस वीडियोस हैं। तो खुद को टेस्ट करो एज़ इट इज़, जैसे आप करते आ रहे हो, और जहाँ जहाँ आपको डाउट लग रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिक्ट्स। निम्न में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे शिलालेख हैं अशोका के, लेकिन राजधानी जो रही थी पाटलिपुत्र, वहाँ पे जो एडिक्ट्स वगैरह हैं, शिलालेख हैं, वो मौजूद नहीं है। बाकी टोपरा, गिरनार, कांधार, हर जगह आपको अशोकन एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तथा ग्रीक लक्षणों को जोड़ने वाली कला शैली कहलाती है। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है। जब मैंने कुषाणों के बारे में पढ़ाया था, कनिष्क के बारे में पढ़ाया था, तो आपको यह भी बताया था कि राजधानी जो है इनकी वो गांधार में ही थी। तो ओबियसली भारतीय और ग्रीक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जो कला शैली है गांधार, यानी कि डी इज़ राइट आंसर। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बताओ कि कनिष्क की जो राजधानी रही है प्रसिद्ध, उसका नाम क्या है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इन क्वेश्चंस को करवा चुका हूँ, तो रिवीजन आपकी चल रही है। एक महाकाव्य जिसका नाम है कुमार संभव, एन इपिक इज कंपोज्ड बाय। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हरिसेन द्वारा। इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई थी महाराजा समुद्र सेन की। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त, यहाँ पे याद रखना। कालिदास बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने ही कुमार संभव जो है ये लिखी हुई है। और बाकी बाणभट्ट के द्वारा हरिश्चरित लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। कुतुब मीनार जो है दोस्तों आज भी भारत की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, और इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। ठीक है, एक संत हुआ करते थे, उनके नाम पर है ये कुतुब मीनार। लेकिन वो पूरा नहीं करवा सके थे इसको, तो पूरा करवाया था इस मीनार का निर्माण किसने, इल्तुतमिश ने। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित की गई थी। फिलोसॉफिकल सिस्टम फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। तो यह है शुद्धाद्वैत। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों मुगलों से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं इतिहास से। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो किसके हैंड्स में थी। तो इनका नाम है टोडरमल। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में भी हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की लोकसभा में चुने गए थे। ठीक है, इन्होंने एसोसिएशंस भी काफ़ी एस्टेब्लिश किए थे। क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है किताब। तो इसमें दोस्तों धन निष्कासन सिद्धांत भी समझाया गया है। भारतीयों की जो पहली बार आय है वो भी दर्शाई गई थी। तो ये दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एकेडमिक एसोसिएशन यंग बंगाल मूवमेंट, भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो एसोसिएशन है एकेडमिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो, आपको नाम याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये क्वेश्चन है
ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है। भारत की संविधान सभा जो थी उसमें शुरुआती दौर में सिर्फ 300 सदस्य थे, लेकिन बाद में फिर बढ़ाए गए थे, 389 सदस्य टोटल हो गए थे बाद में। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बार बार आता है, याद रखना। और बाकी जो अध्यक्ष थे वो तो आपको बताइए, राजेंद्र प्रसाद। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे इसके संविधान जो सभा थी? तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। द इंग्लिश क्राउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फिरंगी ताज किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी दोस्तों राज परिवार है वहाँ से ही जो महारानी वगैरह है उसको चुना जाता है एक नाम मात्र कार्यकारी के लिए। सारा काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। सिर्फ ऐसे ही नाम मात्र यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रखा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो भी दोस्तों ऐसा ही है, लेकिन उसके पास कुछ एक एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे बिट्टो पावर है एंड सोन। तो उसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं बोल सकते। काफ़ी सारे देशों से मिक्सिंग की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बॉडीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शब्द धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। तो ये जो वर्ड सेकुलर है भारतीय संविधान के आमुख में जोड़ा गया था। तो ये पहले प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया था। एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे संशोधन हुए थे एक ही साथ। तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें ही हमें धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है। कहाँ पे? जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये दोस्तों जो भारत का संविधान है उसके भाग 3 में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत उद्योगों की बात करें भारत में तो वह कौन से हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, ऑप्शंस में कभी यह सभी या फिर ऑल ऑफ दीज आ जाए तो 70% तक चांसेस होते हैं आंसर यही होगा। तो पहला आ गया कोयला, ये तो कोर इंडस्ट्रीज़ का अभिन्न अंग है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, ये भी, और बिजली। आज के टाइम में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है हर क्षेत्र में, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि यह सभी। उसके बाद कैपिटल करेंसीज पूछी ही जाती हैं। थाईलैंड की मुद्रा है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। येन जो है दोस्तों ये जापान की है, युआन जो है चाइना की, रेमिनबी भी दूसरी इसकी करेंसी है, और रुपया काफ़ी कंट्रीज़ की है, तो आपको पजल नहीं होना है, इस क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बाहत या फिर भात, ये थाईलैंड की मुद्रा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज़, तो ये ओबियसली साख नियंत्रण है यानी कि क्रेडिट रेशनिंग है, तो इसको याद रखना, 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर कोई भी टर्म आ रही है, सपोज करिए यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग आ रही है, तो इसको आप सर्च करो कहीं भी, चाहे यूट्यूब पर चाहे गूगल पर, पूरी टर्म्स आपको अच्छे से समझाई जाती हैं वहाँ पे। तो इन टर्म्स को जरूर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। जैसे जो बैंक रेट है क्या होती है, उसका ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाकी CRR SLR, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन
इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों में निम्न में से कौन सा कर द्वारा राजस्व प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पे एक शब्द नज़र आ रहा है, स्रोत। हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरीके से स्रोत लिखते हैं, जो कि गलत है दोस्तों, अशुद्धि है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ही स्रोत लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध बर्तनी है ये। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्यों में निम्न में से कौन सा कर जो राज्य हैं उनके द्वारा नहीं लगाया जाता। तो ये ओबियसली कॉरपोरेट टैक्स है, निगम कर है। ये केंद्र सरकार जो होती है उसी के पास इसकी अथॉरिटी होती है। बाकी अगर हम भू राजस्व की बात करें, उसके बाद हम मोटर वाहन कर की बात करें, उसके बाद मनोरंजन कर की बात करें, तो ये सब कुछ राज्यों में आता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। इसको बेसाल्ट, ये इसको तो भूल जाओ क्योंकि काफ़ी ईजी है। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इग्नेस रॉक्स वगैरह। तो पहला है लावा। दोस्तों लावा होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको मैग्मा समझना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह के अंदर आप जाओगे तो काफ़ी सारी चट्टानें, उनमें जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अयस्क होंगे, सब कुछ पिघला हुआ मिलता है हमें देखने को, तो उसको मैग्मा कहते हैं। और इस क्वेश्चन का ये आंसर भी है, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। अब यहाँ पे मैग्मा जो है, पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जब वो बाहर आती हैं, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो, जो भी हो, तो बाहर आके जम जाती हैं ये चीज़ें, तो इनको लावा बोलते हैं। ठीक है, अंदर है पिघली चट्टान तो मैग्मा बन गई, बाहर आ गई तो लावा बोलते हैं। और यहाँ पे बैथोलिथ एक टर्म है, अगर मैग्मा अंदर ही जम जाए, ठीक है, तो उसको बैथोलिथ बोलते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो जमी हुई होती हैं। तो इस तरीके से देखो, ऐसी टर्म्स आएंगी ही आएंगी, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी रिवर नाइल। तो नाइल नदी या फिर नील नदी जो है, क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप से होके बहती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की जहाँ से होकर रिवर नाइल जो है ये बहती है, फ्लो करती है। और एक नदी है दोस्तों अमेज़ोन, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट जो है वहाँ पे वो बहती है, जो अमेज़ोन नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर या फिर समुद्र की लवणता विश्व में सबसे अधिक है। लवणता का मतलब होता है कि वहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो इंग्लिश में इसको सैलिनिटी बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों डेड सी जो है, मृत सागर, सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शंस की बात करूँ, सैलिनिटी है, लवणता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, सी, मृत सागर। उसके बाद टाइड्स, इनको हम ज्वार भाटा कहते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में। समुद्रों में लहरें वगैरह काफ़ी आती हैं सुबह शाम। समुद्रों में ज्वार भाटा आने का कारण है, तो इसके 2 कारण होते हैं, यानी कि 2 चीज़ें कारण हैं। एक, जब चांद नज़दीक होता है पृथ्वी के तब ये हमें देखने को मिलता है, और एक सूर्य यानी कि दिन। तो यहाँ पे ऑप्शंस को ढूंढें, सूरज और चांद का संयुक्त प्रभाव, इसी से ज्वार भाटा जो है ये आते हैं, ये कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प इस प्रक्रिया के कारण जल बिंदुक में तब्दील होती है। आप सभी देखते हैं समुद्र हैं, नदियां हैं, काफ़ी स्रोत हैं किसके, पानी के। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्प बन जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होती है, और जो जल वाष्प हैं वो बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बूंदें गोल क्यों होती हैं, हम देख चुके हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंडेंसेशन यानी कि संघनन। उसके बाद टुंड्रास, टुंड्रास बेसिकली ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड भी होती है, यहाँ पे बारिश भी नहीं हो पाती, तो ठंडे मरुस्थल ये बन जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट बन जाते हैं ये। तो टुंड्रास जो हैं
ये कोल्ड डिजर्ट्स हैं या फिर टुंड्रा ठंडे मरुस्थल हैं, इसका ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे पुरानी ज्ञात ऊर्जा का स्वरूप है। सबसे पहले मनुष्य ने ऊर्जा के तौर पर, शक्ति के तौर पर किस चीज़ को देखा है? तो ये दोस्तों भूतापीय शक्ति है, ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाद में हम विंड पावर, टाइडल पावर, सोलर पावर की तरफ भी बढ़े हैं, लेकिन सबसे पहले भूतापीय शक्ति का ही हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद नदियों को जरूर देखो दोस्तों, कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में बहती है? कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। तो इससे होके जो नदी बहती है वो है लूनी नदी, तो इसको याद रख लेना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों रेगूर सोइल, यानी कि रेगूर मृदा। अब ये महाराष्ट्र साइड काफ़ी होती है, कपास के उत्पादन में काफ़ी काम की होती है ये मृदा। और बाकी खादर और बांगर, ये दोनों जलोढ़ मृदा जो है उसके आप प्रकार बोल सकते हो एल्यूवल सॉइल के। और भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवल सॉइल ही पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियाँ काफ़ी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे खादर सॉइल या फिर खादर मृदा देख रहे हो, तो यहाँ पे याद रखना कि इस मृदा को खाद की ज़रूरत होती है, यानी कि ये नई क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। और जो पुरानी होती है जिसमें काफ़ी खाद होती है, काफ़ी खनिज पदार्थ होते हैं, वो होती है बांगर। तो इस तरीके से याद रख लेना, मृदाएं पक्का आती हैं, लेटराइट मिट्टी जैसे कर्नाटक साइड होती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक काजीरंगा पूछा जाता है इस राज्य का और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है बार बार। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जहाँ पे काजीरंगा है, जहाँ एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है, तो असम की बात हो रही है, इसको याद रखना। मुंबई हाई एक आप स्थान बोलोगे, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम हमें देखने को मिलती है। तो मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जूट की बात करूँ तो रिशरा याद रखना, स्टील की बात करें जमशेदपुर, टाटा वगैरह। ऊपर जस्ट हमने डिस्कस किया था कि पानी की बूंद जो है वो किसके कारण गोल होती है? एक तरल बूंद गोलाकार आकार धारण करती है, तो इसके कारण अगर इंग्लिश में बात करूं सरफेस टेंशन और हिंदी में बात करूं पृष्ठ तनाव, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये भी याद रखना, जल बाष्प जो हैं बूंद में परिवर्तित होते हैं संघनन के कारण, ठीक है, कंडेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो है दोस्तों, यानी कि स्थायी चुंबक, किस से बनाया जाता है, कौन सी धातु है ये? तो कोबाल्ट, ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। न्यूट्रॉन दोस्तों, तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, कोई भी एटम है तो उसके केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन, फिर उसके साथ ही आपको न्यूट्रॉन भी देखने को मिलता है, और बाहर घूमता रहता है, लगातार मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड, इसने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड का एक आपने देखा होगा, मॉडल भी देखा होगा, तो वो एटम का था। तो एटम का याद रखना, एटम के सेंटर में क्या होता है, यह होता है प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉम्पसन, तो इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जो बाहर घूमते रहते हैं। और ये चैडविक जो है इसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो तीनों मैंने आपको बता दिए, कोई भी आपको एग्जाम में मिल जाए, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, आप आसानी से आंसर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है, काफ़ी बार करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा चांदी, ठीक है। अगर चांदी ना ऑप्शंस में हो, सिर्फ सोना हो, तो आप इसको टिक करो, अदरवाइज चांदी सबसे अच्छा या फिर उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। बाकी दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इन फ्यूचर भी आपको अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल से
युक्त वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।